हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से सियारामी लर्निंग पर स्वागत है। मैं प्रीतेश सर। आज हम लोग अर्थशास्त्र में प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेगनर फ्रिस एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जिसने 1933 में रेगनर फ्रिस ने 1933 में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, या उसने दो शब्दों का प्रयोग किया जिसका नाम था माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो एंड मैक्रो शब्द फर्स्ट टाइम 1933 में रेगनर फ्रिस ने किया था। तो इकोनॉमिक्स को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, दो पार्ट में बांटा जा सकता है, जिसमें फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, इसमें हम जो पढ़ेंगे थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत, थियरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, उत्पादक व्यवहार के सिद्धांत, प्राइस डिटर्मिनेशन जहाँ पर हम ओपन मार्केट के बारे में बात करेंगे, एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स जहाँ पर हम लोग प्रोफेसर मार्शल एंड प्रोफेसर पीगू, उनके शिष्य पीगू के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, फर्स्ट नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय और रोजगार के बारे में चर्चा करेंगे। फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति पर चर्चा करेंगे। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, स्फीति और मंदी के बारे में चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट मीन्स सरकारी बजट के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सचेंज रेट एंड बीओपी मीन्स विनिमय दर के बारे में चर्चा करेंगे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं कि आगे चल करके हम पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्पेशली हम लोग इन तीनों थियरी को अगर पढ़ लेते हैं तो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स लगभग कवर हो जाती है। और साथ ही साथ अगर हम इन सभी थियरी को पढ़ लेते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स लगभग कवर हो जाती है। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में हैं, तो हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेगनर फ्रिस ने 1933 में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, या तो कह सकते हैं कि रेगनर फ्रिस ने फर्स्ट टाइम माइक्रो एंड मैक्रो शब्द का प्रयोग 1933 में किया था। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम व्यष्टि और दूसरा नाम इसका सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी है। इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा करते हैं तो वह है एक इंडिविजुअल मीन्स एकल किसी एक व्यक्ति। जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, अ फर्म और एन इंडस्ट्री और वन मार्केट। तो हम लोग यहाँ पर सिंगल यूनिट की बात करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक आदमी की गरीबी की बात करेंगे, एक सिंगल कंज्यूमर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है उसके बारे में बात करेंगे। एक सिंगल प्रोड्यूसर अपने फर्म से कितना प्रोडक्शन करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन करती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी सिंगल मार्केट में क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सब विषय वस्तु माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती हैं। अगर आगे बात करें तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स
अर्थव्यवस्था की माइक्रो मीन सूक्ष्म जानकारी, जैसे किसी व्यक्ति फर्म घरेलू कार्य की नीति निर्धारण, जैसे प्रोडक्शन उत्पादन, उपभोग कंजप्शन, मूल्य निर्धारण प्राइस डिटर्मिनेशन इत्यादि में सहायक होती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट तो होना चाहिए उपभोग, जिसको इंग्लिश में कंजप्शन कहते हैं, क्योंकि पहला होता है कंज्यूमर कंजप्शन करता है, इसके लिए प्रोड्यूसर जो है, उत्पादक जो है प्रोडक्शन करता है, और ओपन मार्केट में इसका प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो अब हम लोग इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। ओके, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जहाँ पर हम कंज्यूमर बिहेवियर के थियरी के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ पर हम चैप्टर पढ़ेंगे यूटिलिटी पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। थर्ड पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, और थियरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर सेकंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, थियरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे थियरी ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड, थियरी ऑफ कॉस्ट। थर्ड, थियरी ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट और रहेगा तो हमारा मार्केट। ओके, यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक और हमारा जो यूनिट रहेगा थियरी ऑफ प्राइस, जहाँ पर हम चर्चा करेंगे थियरी ऑफ इक्विलिब्रियम, जो हम लोग ओपन मार्केट की चर्चा करेंगे। ओपन मार्केट की भी कर सकते हैं, आप कोटा की भी बात कर सकते हैं, ओके, चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका हिंदी नाम समष्टि या बृहत अर्थशास्त्र है। इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स और सेट्स ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, इसका मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल की बात करता है। एग्रीगेट मीन्स टोटल, ए मीन्स एग्रीगेट्स। ओके, अगर हम लोग माइक्रो और मैक्रो के वर्ड से ही अगर डिफाइन करें तो जो सेकंड लेटर है इससे देखें तो दिस इज मैक्रो, जबकि अगर हम बात करें माइक्रो में तो सेकंड लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड इज आई, दैट इज इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल और एकल। सिंगल को हिंदी में एकल भी बोलते हैं। एकल का मतलब होता है एक या एक। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं या सेट ऑफ एग्रीगेट्स की बात करते हैं। जैसे समष्टि या बृहत अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अथवा जाते हैं, मीन्स समुच्चयों से संबंधित बातों की व्याख्या करते हैं, न कि जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल
नेशनल इनकम, जहाँ पर राष्ट्रीय आय एक देश की आय के बारे में चर्चा करते हैं। फिजिकल पॉलिसी, एक देश की जो राजकोषीय नीति होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, एक कंट्री की जो मौद्रिक नीति होती है, उसके मनी की जो पॉलिसी होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि के बारे में चर्चा करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के बारे में चर्चा करते हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई के बारे में चर्चा करते हैं। पॉवर्टी, गरीबी के बारे में चर्चा करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में और अन्य बातों पर भी चर्चा करते हैं। ओके, तो हम किसी एक गरीब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक बेरोजगार के बारे में बात नहीं करते, किसी एक पर्सन की इनकम के बारे में बात नहीं करते, किसी एक पर्सन के बजट के बारे में बात नहीं करते, किसी एक पर्सन के ग्रोथ के बारे में नहीं बात करते, किसी एक पर्सन के डेवलपमेंट के बारे में नहीं बात करते। इसका यह मतलब है कि हम कहीं ना कहीं टोटल की बात करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एग्रीगेट्स एनालिसिस करते हैं। ओके, तो अगर हम और इसके बारे में बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र सभी आर्थिक इकाइयों का समग्र अध्ययन मीन्स टोटल अध्ययन एक साथ करता है एवं विश्लेषण करता है, जिसमें आर्थिक प्रणाली का विश्लेषण एवं पैमाने पर आधारित समस्याओं को समाधान किया जा सके। समष्टि अर्थशास्त्र आय मीन्स इनकम, रोजगार मीन्स एम्प्लॉयमेंट, समृद्धि संबंधी नीतियों व्यापक स्तर से संबंधित होता है। तो आगे बात करते हैं। ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो अभी हम लोग सिर्फ देखते हैं कि हम लोग आगे ये जो हमारे पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखे जा रहे हैं, जैसे नेशनल इनकम, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ये सभी आगे चल करके एक चैप्टर का रूप ले लेंगे और ये सब चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक क्या क्या चीज़ें हैं, मुख्य बातें क्या क्या है, मीन्स हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं मुख्य रूप से। फर्स्ट, थियोरी ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन। इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन का अगर संतुलन उत्पादन को कहते हैं, इसको संतुलन उत्पादन मीन्स एक प्रोड्यूसर को कहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहिए। तो एक प्रोड्यूसर को, जैसा कि आप जानते हैं, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड शुड बी ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ओके, लेकिन एक इकोनॉमी में सब हमेशा इकोनॉमी को कहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगा और इससे प्राइसेस हाई होंगी। ओके, और बहुत से लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। एक कंडीशन और हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड में बी ग्रेटर स्मॉलर देन एग्रीगेट सप्लाई। इसका मतलब यह है कि जब इकोनॉमी में सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए तो एक्स्ट्रा जो हमारे पास स्टॉक है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे भी इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, तो यह हम लोग पढ़ेंगे थियरी ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन में। और एम्प्लॉयमेंट लेवल है, तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ पर होनी चाहिए, एक इकोनॉमी में कितने लोगों को मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड है फिजिकल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू पॉलिसी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट में जो सेंट्रल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, जो मनी प्रिंट करते हैं और मनी का सर्कुलेशन कराते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि सेंट्रल बैंक ही मनी को प्रिंट करती है और इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्ट्री 1 रुपये नोट एंड जितने भी क्वाइंस हैं सबका को मिंटेड करती है या सबको इशू करती है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, महंगाई और मंदी के बारे में बात करेंगे कि कब अर्थव्यवस्था में महंगाई आती है और कब मंदी आती है।
गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट की बजट में जो एक्सपेंडिचर हैं, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उसके बारे में बात करेंगे। जो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स हैं और गवर्नमेंट पेमेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सप्लाई ऑफ मनी एंड मनी क्रिएशन, सॉरी क्रेडिट क्रिएशन। तो सप्लाई ऑफ मनी, जो मनी की सप्लाई है, और क्रेडिट क्रिएशन, कितना क्रेडिट का क्रिएशन किया जा सकता है। जैसे कि आप अगर जानते हैं कि मनी मल्टीप्लायर, जिसको हम के एम से स्मॉल के एम से कहें, तो मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/L/R के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके आगे हम लोग CRR SLR के बारे में भी चर्चा करेंगे। ओके। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि जब मनी का, एक कंट्री की मनी दूसरे कंट्री से जब जिस रेट पर चेंज की जाती है उसका रेट कैसे हम डिफाइन करेंगे, कहाँ पर रेट निर्धारित होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों की चर्चा करेंगे। ओके। अभी हम लोग ये सिर्फ देख रहे हैं कि आने वाले चैप्टर में, आने वाले टॉपिक में हम क्या क्या बात करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। ओके। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहले हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, जस्ट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का दो नेचर होता है। फर्स्ट होता है साइंस, ओके, और सेकंड नेचर जो होता है वो एन आर्ट। तो आप कह सकते हैं कि साइंस का मतलब होता है विज्ञान, जबकि आर्ट का मतलब होता है कला। इसका मतलब यह है कि अर्थशास्त्र का दो नेचर है, विज्ञान और कला दोनों हैं। ओके, तो विज्ञान के रूप में, विज्ञान, इकोनॉमिक्स को का नेचर विज्ञान क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स इसलिए विज्ञान है क्योंकि इसकी भी सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है। क्यों सिस्टमेटिक स्टडी? ओके, सिस्टमेटिक स्टडी होने की वजह से, क्रमबद्ध अध्ययन होने की वजह से ही अर्थशास्त्र को हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। और जहाँ पर यह साइंस में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस, ओके। पॉजिटिव साइंस को अगर हिंदी में हम बात करें तो वास्तविक अर्थशास्त्र भी कहते हैं या वास्तविक विज्ञान कहते हैं, वास्तविक विज्ञान। और जो हमारा सेकंड है नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं आदर्श विज्ञान, आदर्श, ओके, आदर्श विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, आदर्श विज्ञान, आदर्श विज्ञान। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इसको कला क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे इकोनॉमी में हम डेली इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, तो कह सकते हैं कि वी आर यूजिंग और वी आर अप्लाइंग इकोनॉमिक्स इन आवर डेली लाइफ। ओके, डे टू डे आवर लाइफ। ओके, इट यूज डे टू डे इन आवर लाइफ। ओके, जैसे कि आप डेली कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कुछ परचेज करते हैं, कुछ कंजप्शन करते हैं, इकोनॉमी में प्रोडक्शन किया जाता है, इसलिए, और उनका प्रोडक्शन एंड कंजप्शन करने का एक आर्ट होता है, इसलिए हम इसको आर्ट में भी रखते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं।
ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मेटिव साइंस के बारे में। फर्स्ट है हमारा, ओके, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसका पीडीएफ फॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है अभी, या तो पीपीटी फॉर्म नहीं मिलने वाला, पीडीएफ फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अब हमारा जो साइंस है वो 2 टाइप्स का होता है। साइंस 2 टाइप का है। फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव साइंस, एंड सेकंड है नॉर्मेटिव साइंस। ओके, तो पॉजिटिव साइंस इट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ इट इज रिलेटेड टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। इसका मतलब यह है कि यह समस्याओं को खोजने में सहायक होती है, या यह समस्याओं को खोजती है, जिसमें इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो क्या होता है, व्हाट फर्स्ट व्हाट वाज, व्हाट इज, एंड व्हाट विल बी। ओके, तो यह किससे संबंधित होता है, यह समस्याओं को खोजने से संबंधित होता है, जहां पर यह देखते हैं कि पास्ट टाइम में क्या समस्या थी, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर में क्या होगी। जैसे कि एक एग्जांपल लें, या 2 एग्जांपल ले सकते हैं। पहला एग्जांपल है कि अगर हम लोग मोबाइल का एक एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल फ़ोन के बारे में। तो मोबाइल फ़ोन में जब हम एग्जांपल लेते हैं तो पहला यह है कि मान लीजिए कि जब कीपैड मोबाइल आई थी, कीपैड मोबाइल, तो उस समय कीपैड मोबाइल आज की तुलना में पहले बहुत महंगे थे। ओके, लगभग 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 मीन्स 5 to 10,000 के रेंज में थे। और व्हाट इज अब क्या है, अब लगभग 500 to 1,000 है। पहले कैसे 5,000 to 10,000 थे, अब कितना हो गया 500 to 1,000। आने वाले टाइम में कीपैड मोबाइल की प्राइस क्या हो सकती है, सपोज मान लेते हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और मान लेते हैं कि 200 to 300। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, तकनीकी विकास हुआ, उसके हिसाब से मोबाइल फ़ोन आने वाले दिनों में सस्ता हुआ। ओके, लेकिन अगर हम दूसरा एक एग्जांपल सेट करें, जैसे कि अगर पेट्रोल का एग्जांपल सेट करें, तो वहाँ पर देखते हैं कि क्या है। ओके, अगर पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल, तो आज से लगभग 20 ईयर एगो पेट्रोल की जो प्राइस थी नियर अबाउट 20 रुपये पर लीटर थी। 20 रुपये पर लीटर, 20 रुपये पर लीटर थी नियर अबाउट। ओके, अब कितनी है, नियर अबाउट 100 रुपये पर लीटर। आने वाले समय में पेट्रोल की जो प्राइस है वह बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। बढ़ कर सकती है अगर उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम होगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। कम कैसे हो सकती है, क्योंकि एक एनर्जी है, और अगर हम उसके बदले में कोई वैकल्पिक एनर्जी का कोई खोज कर लेते हैं तो हमारी जो पेट्रोल की डिमांड है वो कम हो जाएगी, जिससे पेट्रोल की प्राइस पहले से कम हो सकती है। तो यहाँ पर फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट विल बी, यह अभी से डिसाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन, एक एस्टिमेशन किया जा सकता है। ओके, एक फॉरकास्टिंग की जा सकती है। चलिए आगे बात करते हैं अब नॉर्मेटिव साइंस। तो नॉर्मेटिव साइंस इज रिलेटेड टू व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी मीन्स क्या होना चाहिए, मीन्स इट इज
पॉजिटिव साइंस इज रिलेटेड टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, टू सर्च द प्रॉब्लम। पॉजिटिव साइंस में हम समस्याओं को खोजते हैं और नॉर्मेटिव साइंस में उन समस्याओं का हम क्या करते हैं, सलूशन खोजते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, समस्या खोजी गई कहाँ पर, पॉजिटिव साइंस में, और नॉर्मेटिव साइंस में क्या हो गया, सलूशन खोजा गया, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, बाय मेकिंग प्लान एंड पॉलिसी। ओके, तो हम नीति या प्लान बना करके हम क्या कर सकते हैं, उन समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं, व्हाट वाज, इंडिया में पॉवर्टी एक समय बहुत ज़्यादा थी, अब पॉवर्टी तो नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा हो गई, तो कह सकते हैं कि अब और ज़्यादा हो गई। अगर कम हुई होगी तो हम कह सकते हैं कि पहले के कंपेयर में अब कम हुई है। आने वाले समय में यह और ज़्यादा हो सकती है और कम हो सकती है। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई पॉवर्टी। अब पॉवर्टी को हम किन प्लान एंड पॉलिसी को बना करके पॉवर्टी मीन्स गरीबी को कम कर सकते हैं। तो हमारा पॉजिटिव साइंस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है, प्रॉब्लम को खोजता है, और नॉर्मेटिव साइंस में हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लान एंड पॉलिसी बनाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमारा इंट्रोडक्शन क्लास ही है, ओके, तो हम बात करते हैं इसके आगे नेचर एंड स्कोप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, एक मिनट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।